Yes, students. Now I am going to explain sector of Indian economy, lesson 2. First of all, people are engaged in various economic activities like producing goods and service, providing service. These activities are categorized under different sector or groups for better understanding. सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बच्चों अपने अध्ययन के लिए फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टडी वी हैव डिवाइडेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन 3 सेक्टर. फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर. इट्स अदर नेम इज बेसिक सेक्टर. इट इज रिलेटेड टू द नेचुरल वर्क, यानी नेचर रिलेटेड जितने भी काम हैं, नेचर रिलेटेड, डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, दीज आर प्राइमरी और बेसिक सेक्टर वर्क. सेकेंडरी सेक्टर, इट्स अदर नेम इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर से जो बेस रॉ मटेरियल इन्हें मिलता है उससे किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, ये सेकेंडरी सेक्टर का वर्क है. कुल मिलाकर सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है. थर्ड, टर्सरी सेक्टर. टर्सरी होता है जब जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने का काम होता है. तो उस टर्सरी सेक्टर में इस प्रोडक्ट को मार्केटिंग की जाती है और उसको मार्केट में बेचा जाता है. अब इसमें क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा. इसमें क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि व्हाई देयर इज sufficient chance of employment in tertiary sector, not in primary sector. यानी कि टर्सरी सेक्टर में रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर हैं और प्राइमरी सेक्टर में नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है बच्चों? मैं आपको एक बात, छोटी सी बात बताऊँ. टर्सरी सेक्टर में हम सर्विसिंग का काम करते हैं. तो आप देखिए, सर्विसिंग के लिए कितना काम करना पड़ता है. हमें ट्रांसपोर्ट का भी चार्ज चाहिए, टैक्स भी हम लोग देंगे और एक एडवोकेट भी हमारे पास होगा, ड्राइवर भी हमको रखना पड़ेगा और मजदूर भी हमको रखने पड़ेंगे. कुल मिला के एक जो टर्सरी सेक्टर है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के चांस हैं, ये बात सही है. जबकि नेचर से रिलेटेड किसी भी वर्क में ज़्यादा रोजगार के अवसर नहीं हैं. तो इसलिए राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, तो ये बात बिल्कुल सही है. अच्छा, वेयर आर द मोस्ट, अगर ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड. तो अगर ये देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यू टू बी लार्ज एम्प्लॉयर इवन टूडे, है ना. अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द वर्कर्स ऑफ द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, मेनली एग्रीकल्चर अगर हम कहें. ठीक है, आज के टाइम की अगर बात करें तो आज के टाइम में हमारा टर्सरी सेक्टर हमारे पास ज़्यादा रोजगार के चांस देता है, लेकिन कभी ये काम प्राइमरी सेक्टर किया करता था, क्योंकि आपको पता है देश की जो सबसे ज़्यादा आबादी वो खेती पे डिपेंड हुआ करती थी. तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार देता था पहले. लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज प्राइमरी सेक्टर उतने एम्प्लॉयमेंट पैदा नहीं कर पा रहा है जितने टर्सरी सेक्टर. तो आप इसको इस तरीके से आप एडजस्ट क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं. ठीक है, अब एक चीज़ और आती है, डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. एम्प्लॉयमेंट के आधार पर बच्चों, एम्प्लॉयमेंट के आधार पर हम सेक्टर को डिवाइड करें तो सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको हिंदी में संगठित बोलते हैं. एक होता है अनऑर्गेनाइज, जिसको असंगठित बोलते हैं. तो संगठित सेक्टर जो होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, वो एक गवर्नमेंट सेक्टर है. गवर्नमेंट सेक्टर में इट कवर जैसे दोज इंटरप्राइजेस प्लेस वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल आर एश्योर्ड टू वर्क. काम की सियोरिटी है, पक्का काम मिलेगा, दुख बीमार होने पे इलाज का पैसा मिलेगा, सैलरी टाइम पे मिलेगी, टाइम वर्किंग आवर फिक्स होंगे और अच्छी सैलरी मिलेगी. और जो भी आप गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में तो आप जानते हैं कि
गवर्नमेंट क्या क्या सुविधाएं देता है, वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंट किया जाता है। दूसरा आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बच्चों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक ये प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पर वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सैलरी बहुत कम होती है और कोई भी पेड लीव नहीं होती है, छुट्टी करने पे पैसे काट दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देयर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ जॉब। जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कल जाओ, हो सकता है मालिक चाहे तो रख ले, मालिक न चाहे तो न रखें। कुल मिला के यहाँ पर एक इनइक्वलिटी बनी हुई है, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, बीमार होने पे कोई इलाज करने का कोई पैसा नहीं मिलता, अगर कोई पैसा बीमारी के दौरान अगर घर में छुट्टी लेके बैठ जाओ तो उसका पैसा अलग से कट जाता है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, इसमें जो रोज़गार है उस पर एक तरह की बहुत ज़्यादा टेंशन है, एक बहुत ज़्यादा लेबर है और बहुत ज़्यादा उसमें खिंचाव है, ठीक है, बजाय ऑर्गेनाइज सेक्टर के। तो अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि हु आर द वर्कर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो आप ये बता सकते हैं कि इन जैसे हम आप बताते इन रूरल एरिया द वल्नरेबल पीपल्स हैं आर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, शॉपकीपर, और हम जैसे आर्टिसंस हैं, ब्लैक स्मिथ हैं, ये सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर लोग हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसके अलावा आपके ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट वेंडर है ना, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट्स मार्केट, रेज पिकर्स जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं, तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बचाया कैसे जा सकता है? बेटे, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर ध्यान दे रही है, वो क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट हमारे लिए लॉ कैन बी फॉर टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, अवेयरनेस ऑफ लेबर राइट शुड बी स्प्रेड, क्योंकि लेबर कोड बनाया जा रहा है और वहाँ पर जो है अगर आपके साथ कोई अत्याचार या कोई आपकी सैलरी नहीं देता है, किस तरह का कष्ट आपको देता है, तो आप उस लेबर कोड में जाकर अपनी शिकायत का दर्ज करा सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। वर्कर्स शुड बी प्रोवाइड विद अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वहाँ पर ये भी अवसर है, ये सब गवर्नमेंट कर रही है। क्या क्या बताया मैं? तो लॉ कैन बी, एक तो कानून बनाया जा रहा है कि जो लेबर है उसके हितों को ध्यान में रखा जाए और उसके हितों की रक्षा की जाए। दूसरी है कि एक लेबर कोड बनाया जाए जहाँ पर उसके जो भी कंप्लेन है वो उस लेबर कोड के माध्यम से सॉल्व हो सके। कभी कभी ऐसा होता है लोग लेबर से काम करवाते हैं, पैसा नहीं देते, तो ऐसे में लेबर कोड उसकी मददगार हो सकती है, ठीक है। और एक आता है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पर अगर देखा जाए तो बच्चों, एक तो होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इज गवर्नमेंट मोस्ट ऑन एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल सर्विस, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये पब्लिक सेक्टर में आते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है इट इज़ मीन फॉर सोशल बेनिफिट, गवर्नमेंट रेजेज मनी थ्रू टैक्सेज एंड अदर वेज टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन दियर सर्विस रेंडर, ठीक है। ये तो होता है पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में कौन आता है बेटा? इन प्राइवेट सेक्टर ऑनरशिप एसेट्स डिलीवरी ऑफ सर्विस इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन, जैसे टाटा आयरन, स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज। और प्राइवेट सेक्टर इज गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ द अर्न प्रॉफिट। उनका प्राइवेट सेक्टर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, उन्हें कोई ज़्यादा किसी के हित से कोई लगाव नहीं रहता। टू गेट सच सर्विस वी हैव टू पे मनी दीज इंडिविजुअल्स और कंपनीज, ठीक है। तो कुल मिला के एक ऑनरशिप के आधार पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मैंने बताया। पब्लिक सेक्टर, अब आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी आती हैं, ठीक है, ओके। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन आप ढूंढ के खुद करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।